वेलकम बच्चों। सेकेंड लेक्चर में हम लोग आ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स को यूज़ करेंगे, कुछ बातें फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी क्योंकि इस चैप्टर के लिए जो फिजिक्स हमें चाहिए वो आपने अभी पढ़ी नहीं, लेकिन चैप्टर तो हमें अभी पढ़ना है। तो कुछ बातें हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कूलम्बिक फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स अगर कुछ डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। यस, अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन बेटा कब लगेगा? जब दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज अपोजिट है। और रिपल्शन कब लगेगा? जब दोनों का चार्ज सिमिलर नेचर का है, यानी प्लस प्लस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। और माइनस माइनस के बीच में यस, अगेन रिपल्शन। तो कैसा फोर्स होता है ये कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल, ये Q1 ये Q2, ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक R सेपरेशन पर हैं, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे 4πε0 एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग K लिख देते हैं, इस पूरे कांस्टेंट को। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता चल ही जाएगी। जैसे अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सिमिलर है, मतलब दोनों प्लस के हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो इन चार्ज पार्टिकल से दूर की तरफ बाहर जाता हुआ लगेगा। और अगर इनका नेचर सिमिलर है तो इन पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर आता हुआ लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन तो आपको पता चली गई। इसके बाद यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 हैं और R इनके बीच का सेपरेशन। सेकेंड फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो आप mgh बोलते रहते हो, नहीं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे से R सेपरेशन पर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R होगा। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि जब हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी होती है तो चार्ज पार्टिकल्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें बेटा चार्ज पार्टिकल के चार्जेस विद साइन सब्स्टिट्यूट करने हैं। आपको ध्यान रखना इस बात का, गलत ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन मान लो स्टैटिकली रखे हुए हैं, R डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा कि प्रोटॉन का बेटा चार्ज कितना? E, इलेक्ट्रॉन 3 है, 3e अपॉन R स्क्वायर। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो होगा K 3e स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K E माइनस 3e अपॉन R, सो इट इज माइनस 3K E स्क्वायर अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस विद साइन आएंगे, जबकि फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज में साइन नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें हम लोग अभी फिजिक्स से बोरो कर रहे हैं। जब हम लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्या ये तो 12th क्लास में आएंगी, तो अभी तो हमारे पास इतना स्कोप नहीं होता कि हम लोग ये पढ़ सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये तो केमिस्ट्री का है, तो जब ये 12th में आपके पास आएंगी तो आपको सारे फंडामेंटल सब क्लियर हो जाएंगे। ये अभी हम लोग सिर्फ अपने काम के लिए कुछ फॉर्मूले बोरो कर रहे हैं फिजिक्स। इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट,
चार्ज पार्टिकल की एनर्जी के लिए हम लोग एक और यूनिट यूज करते हैं एनर्जी की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो एनर्जी की यूनिट आप सभी जानते हैं जूल होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स मोस्टली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा अच्छा टर्म इनके लिए है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक यूनिट, ये यूनिट है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग 1 EV भी लिखते हैं। ये होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन सिंपल है। अगर एक चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास m और चार्ज q है, उसको अगर एक v वोल्ट के पोटेंशियल में छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, किस तरह से वो मूव करेगा, कैसे उसका फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल फील्ड को डिफाइन करें तो वो दो टाइप की है, एक एक्सेलरेटिंग और दूसरा डी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर दे, और डी एक्सेलरेटिंग का मतलब वो पोटेंशियल फील्ड जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को डिक्रीज कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये मान लें कि ये माइनस है और ये प्लस है, और हमने एक नेगेटिव पार्टिकल को इस तरफ छोड़ा, यहाँ राइट की तरफ इसको मूव करवाते हुए हमने इसको छोड़ा, तो जब हम इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये राइट की तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव प्लेट है पोटेंशियल फील्ड की, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसमें अट्रैक्शन लगेगा। तो इसका मतलब ये जो फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगी, और इसलिए इसको क्या कहते कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल बेटा पॉजिटिव होता और राइट की डायरेक्शन में ही इसको हम लोग यहाँ रखते, तो ये पोटेंशियल फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को क्या करती, कम करती, और इसीलिए इसको उस केस में क्या बोलते हैं हम, डी एक्सेलरेटिंग। तो डी एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग का मतलब समझ गए। डी एक्सेलरेटिंग का मतलब वो पोटेंशियल फील्ड जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को डिक्रीज कर दे, वो डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर दे वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर पोटेंशियल फील्ड कुछ एनर्जी चेंजेस करती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, थोड़ा सा फिजिक्स से फॉर्मूला लेना पड़ रहा है। When a charge particle is placed in an accelerating potential field, when a charge particle is placed in an accelerating potential field, its kinetic energy is increased by the value of q into v. q is the charge and v is the potential. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है, when a charge particle is placed in deaccelerating potential, its kinetic energy will be decreased by the same factor q into v.
बात समझ में आई? तो एक्सलरेटिंग पोटेंशियल में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी इंक्रीज हो जाएगी, और डी एक्सलरेटिंग पोटेंशियल में अगर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी डिक्रीज हो जाएगी। ये Q इंटू वी कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स से ये फॉर्मूला हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है बेटा ये फिजिक्स का ही है, बट हमें यहाँ केमिस्ट्री में इसको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें जो आगे के चैप्टर पढ़ने हैं उसमें ये काम आएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला छोटा सा Q इंटू वी आपको याद रखना। देखो चार्ज पार्टिकल के मोशन पर मैं आपको एक एग्जांपल भी कराता हूं, जैसे एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है, तो आपको पता है कि इसमें पोटेंशियल बेटा कौन सा है, एक्सेलरेटेड। इसका मतलब इस वाले पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यस, इट इज इंक्रीज्ड। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी मतलब 50 वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, और इसको मैं लिखूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 ई। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। क्यों है? क्योंकि रेस्ट पर है पार्टिकल। देखो ध्यान से, तो अगर रेस्ट पे पार्टिकल है और उसमें 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो उसकी होगी वो होगी 50 ई। ठीक है, 50 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। और कमाल की बात यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो 50 ईवी। क्यों? क्योंकि 1.6 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस सवाल का आंसर, इसी सवाल को मैं जस्ट एक लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना पोटेंशियल लगाया जाता है वही ईवी में उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ये सवाल इस तरह से कन्वर्ट हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट में है उसको अगर 50 ईवी काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 ईवी हो जाएगी। डायरेक्टली आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और मैं बोलूँ आपको, जरा जल्दी से आंसर बताना, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर 20 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 20 ईवी। खत्म, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि इनिशियली 20 ईवी काइनेटिक एनर्जी है जिसके पास, और उसको एक्सेलरेट किया जाए 50 वोल्ट से, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ध्यान से सुने क्वेश्चन दोबारा। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 eV is now accelerated by 50 volt potential. What is the final kinetic energy of electron? And the answer is yes, 70 eV. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड बेटा एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मींस अगर अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली डाला जाए तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज the minimum distance, it is the minimum distance of alpha particle and the nucleus when
alpha particle is projected towards it डायरेक्टली। इस सिंबल को हम लोग लिखते हैं आर मिनिमम। ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मैंने मान लिया आर मिनिमम। तो एक पार्टिकल को ये एक अल्फा पार्टिकल ये फ्री अल्फा पार्टिकल है बेटा। फ्री अल्फा पार्टिकल का मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ज़ीरो बोलने का मतलब इस पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन अभी किसी भी पार्टिकल का नहीं लग रहा है, बहुत दूर है। तो इसको डाला गया डायरेक्टली यहाँ पे रखा हुआ है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ डाला गया, ये पार्टिकल मान लिया कि यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ इस पॉइंट तक, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, फाइनल पॉइंट को बोल रहा हूँ बी। अब ये यहीं तक क्यों पहुँचेगा, जाके न्यूक्लियस में चिपक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर बेटा क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को आप पॉजिटिव की तरफ मारोगे तो चिपक जाएगा। ये तो दोनों दुश्मन है। तो जैसे ही हम इसको यहां मारेंगे, अल्फा पार्टिकल पर एक रिपल्शन का फोर्स लगता जाएगा और ये रिपल्शन धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस तक आएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं बी और ये डिस्टेंस होगी बेटा आर मिनिमम। कोई समस्या? ठीक है। अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे जो एटॉमिक नंबर है वो Z है। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो Q1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये होता है बेटा 2e और Q2 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ये है बेटा Ze, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट से हमने अल्फा पार्टिकल का प्रोजेक्शन स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट से ये आगे बढ़ेगा और धीमे धीमे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और बी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल बी पॉइंट पर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन of energy, total energy at point A is equal to total energy at point B। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बात समझ में आई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपन लोग जानते ही हैं। तो स्टार्टिंग में बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बी पॉइंट पर यानी फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग इक्वेट करेंगे। ये वाली वैल्यू हो गई 0, ये वाली वैल्यू भी हो गई 0। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे बेटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अल्टीमेटली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी के 2E ZE अपॉन R मिनिमम। ये एक रिलेशन काम आएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स मैं अभी आपको करवाता हूँ, ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बच्चों एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में हम लोग कंपेयर करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है दो डिफरेंट न्यूक्लियाई पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एन अल्फा पार्टिकल is projected towards two different nuclei in two different experiments. Okay. Atomic numbers of first and second nuclei are 80 and 48. 80 and 48. Calculate ratio of R minimum, distance of closest approach, if the initial kinetic energy of alpha particles in both the experiments are same. नोट कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक फर्स्ट न्यूक्लियस जिसका Z है 80, सेकेंड न्यूक्लियस जिसका Z है 48, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू के 2E ZE अपॉन R minimum. So R minimum is equal to K 2E ZE upon KE इनिशियल। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में लगा देते हैं इसको। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K 2E 80E अपॉन R1 के 2E 48E अपॉन R2। अच्छा R1 R2 यहाँ ले लिए, इसको लिखेंगे के ई इनिशियल, के ई इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है बेटा, कैंसिल, के कांस्टेंट है, 2E कांस्टेंट है, दिस रेशियो इज 80 by 48 means 10 by 6 means 5 by 3। क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह से हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और मान लें कि अगर इन अल्फा पार्टिकल्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती तो भी कोई इशू नहीं है, वो रेशो यहाँ आ जाता और इस फाइनल रेशो में ये रिफ्लेक्ट होता। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और आर मिनिमम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने का मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि अगर मान लो कोई काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की दी हुई है तो आप आर मिनिमम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू, के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। 2 कांस्टेंट नंबर है ही, z किसी भी न्यूक्लियस का जिसका चार्ज दिया हुआ है वो ये आ जाएगा, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁹। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगेगी जूल में। तो ये सब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर मिनिमम की वैल्यू बेटा किस में आएगी, क्या यूनिट होगी इसकी, मीटर। तो ये आर मिनिमम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और फॉर यूजुअल कैलकुलेशंस इसकी वैल्यू होती है किस ऑर्डर की, फेम्टोमीटर के ऑर्डर की। अब यहां से एक बात और देखें, हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि अल्फा पार्टिकल को हम किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें, किस काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करें कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच कर जाए। और न्यूक्लियस को टच करने का मतलब क्या है, आर मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो जरा सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे,
अगर आर मिनिमम ज़ीरो होगा, इस फॉर्मूले को देखो, आर मिनिमम ज़ीरो, तो अगर आर मिनिमम बेटा ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। क्या आप किसी अल्फा पार्टिकल को वास्तव में इनफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी दे सकते हो? नो। तो जब काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती तो आर मिनिमम की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, याद रखना इस बात को। तो आर मिनिमम बहुत छोटा होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यस बच्चों, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब ये जो वेव थ्योरी है ये भी आप जानते ही हैं, फिजिक्स का ही पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स इस चैप्टर में यूज़ होती है, अलग अलग जगह पर हमें फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। वेव के बारे में आप अपने 10th के सिलेबस में थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें डिस्कस करने, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वेव बेटा एक डिस्टरबेंस है जो क्रिएट होता है, प्रोपोगेट होता है और ख़त्म भी होता है। द पॉइंट इज कि इसके बारे में कुछ बातें हमारा जानना ज़रूरी है बेटा। वेव की प्रॉपर्टीज़, वेव किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये एक डिस्टरबेंस है जो एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। से इट इज़ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज वाई। ये वेव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है आगे, प्रोपगेशन की डायरेक्शन एक्स है, और ये जो क्रेस्ट और डेप्थ दिखाए गए हैं ये इसके एम्पलीट्यूड हैं। तो ये सब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला टर्म इसमें है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इस फोटो में अगर हम दिखाएं तो ये सभी एम्पलीट्यूड्स हैं। इसमें से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो पीक तक की हाइट या मिनिमा तक की ये डेप्थ होगी। सेकंड, फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। किसी पॉइंट पर अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो कितनी वेव्स पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रही हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या यूनिट होती है इसकी? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यस, वेव्स पर सेकेंड, या फिर जो इसकी कॉमन यूनिट है वो है हर्ट्ज, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एच जेड से। और 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ हर्ट्ज। थर्ड पॉइंट है वेव नंबर। वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ और ग्रीक सिंबल न्यू से। वेव नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा। वेव नंबर लैम्डा। ये हम लोग यहाँ पे बेटा वेव लेंथ लिखेंगे पहले, बाद में वेव नंबर, इसको करेक्ट कर लो। वेव लेंथ, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। वेव लेंथ क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ये बेटा लैम्डा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। वेवलेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट होगी मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लेंथ है ना, ठीक है, नैनोमीटर, और ये फेमस सिंबल एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। इसके बाद फोर्थ टर्म आ रहा है स्पीड ऑफ वेव।
स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट नंबर ऑफ वेव्स इनटू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। बताएं जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट नंबर ऑफ वेव्स क्या होती है? ये वेवलेंथ। और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसको बोलते हैं स्पीड। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और यहाँ पे रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं वेव नंबर। फिफ्थ वन, वेव नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। क्या हुआ ये वेव नंबर 1/λ? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर और पर सेंटीमीटर यू कैन से। तो एक यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट लेंथ में जितनी भी वेव्स होंगी उनको क्या कहा जाएगा? वेव नंबर। क्या यूनिट होगी इसकी? यस, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये 5 रिलेशंस हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सी, मैं आपको एक बात बता दूं, वेव 2 टाइप की होती हैं प्रोपोगेशन के हिसाब से। वन इज मैकेनिकल वेव एंड द अदर वन इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव वो वेव हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव, मैं अगर आपकी तरफ कुछ बोल रहा हूं तो साउंड वेव बेटा मीडियम से ही फ्लोट करेगी। हमारे चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है, एयर से साउंड वेव फ्लोट करती है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगी। ये साउंड की प्रॉपर्टी है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट बेटा एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये ऐसी वेव है जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल करती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव जो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती हैं, और मैकेनिकल वेव जिनके ट्रैवलिंग के लिए मीडियम जरूरी है। नॉन मैकेनिकल वेव का इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इस चैप्टर में यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस के साथ मूव करती है। मतलब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस प्रोपोगेट करेंगे तो उनके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, यानी एक डिस्टरबेंस एसोसिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हाँ बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सेक्शन का 6 पॉइंट। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, wave which propagates with the propagation of electric and magnetic field which are directed perpendicularly. Okay, ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ठीक, से दिस इज y, दिस इज z। ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह से ये है मैग्नेटिक फील्ड जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है।
ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्शन से समझाऊं आपको। ये जो मेरा ब्लू मार्कर है बेटा, ब्लू मार्कर ये इस डायरेक्शन में है, तो ये किसकी डायरेक्शन हुई? प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ब्लू मार्कर की तरफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। और ये जो दोनों ब्लैक मार्कर हैं, ये दो डायरेक्शन हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो ऊपर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जेड एक्सिस की तरफ हो रहे हैं, और वाई एक्सिस की तरफ किसके वाइब्रेशन हो रहे हैं? यस, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, और इस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव थ्योरी के बारे में आप लोग फिर से मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वैक्यूम में फिक्स होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, इट इज द हाईएस्ट स्पीड जो हम लोग नेचर में सोच सकते हैं, नेचर में होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कई टाइप की होती हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम मैं यहां लिखूंगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, यूवी बोलते हैं इसको, इसको आईआर बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रेज, देन गामा रेज। ठीक है, तो ये कुछ वेव्स मैंने लिखी। ये अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखूं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा नीचे इंक्रीज होती है। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। ठीक है, इन सब की स्पीड फिक्स है। स्पीड क्या है? 3 into 10⁸। सो v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अगर ये है तो वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स होगा, लैम्डा वेवलेंथ। विजिबल में, विजिबल में बेटा विबग्योर, विबग्योर में वेवलेंथ का ऑर्डर ये और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रिवर्स होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी विजिबल में वॉयलेट की, वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड की। तो ये एक कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रेडियो वेव जो आप जानते ही हैं, आजकल आपके चारों तरफ बहुत हैं, मोबाइल, ठीक है ना, और टीवी, टेलीविज़न, टाटा स्काई, इन सब की जो वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन घर पे होता है जो फूड मटेरियल को हीट करने के काम आता है। इंफ्रारेड, रिमोट से निकलने वाली जो रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं। विजिबल, हम जिसके हेल्प से चारों तरफ चीज़ों को देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट, सन से आती है ना यूवी रेज, सन से यूवी रेज आती हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्स रेज तो आपने सुना ही है, किसी व्यक्ति को कोई इंटरनल इंजरी अगर बॉडी में हो जाती है तो उसका एक्सरे फोटो निकलवाया जाता है। एक्सरेज ये सब आंखों से दिखती नहीं है। आप में से भी कुछ लोगों ने कभी कभी एक्सरे ऑब्जर्व किया होगा, कभी हो सकता है एक्सरे करवाने की ज़रूरत पड़ी हो, ठीक है ना। फ्यूचर में मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है ज़रूरत पड़ी हो पास्ट में। तो एक्सरेज के सामने अपन जैसे खड़े हो जाते हैं, और जो सुपरवाइज़र है वो एक्सरे हमारा जब फ़ोटो निकालता है
तो वो हमसे बोलता है ठीक है सर काम हो गया। तो क्या वो एक्सरे हमें दिखाई देती हैं? नहीं। ऐसे ही गामा रेज। तो ये इनका एक ऑर्डर है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये फैक्ट, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं विजिबल में वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। विजिबल में वेवलेंथ की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे।